तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 265 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था मास्टर फैंगली चारू डीमंस को वहाँ पर देखने के बाद कहते हैं तुम तो चारू एबोमिनेबल डीमंस हो और तुम चारू को थंडर माउंटेन के ऊपर लॉक किया गया था, तुम्हें वहाँ से किसने निकाला और तुम लू फैमिली के साथ क्यों हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने भी लू फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। तो वो चारू से कहते हैं तुम कौन हो और तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता है, और तुम्हें अगर हमारे बारे में पता है तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि एक माउंटेन हमें लॉक करके कैसे रख सकती है। चारू बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम लोग किसी माउंटेन के अंदर सारी जिंदगी के लिए लॉक नहीं रहने वाले थे। मास्टर फैंगली आगे हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं लगता है कि तुम लोग उस माउंटेन के ऊपर जिस पर तुम्हें लॉक किया गया था तुम वहाँ से भाग आए हो, वो तुम्हारी प्रिजन थी, पता नहीं कैसे पर तुम वहाँ से निकल आए हो। मैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लीडर को इस बारे में बता देता हूँ तो फिर सोचो जरा वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो तुम्हें पकड़कर दोबारा से उसी माउंटेन के ऊपर जाकर कैद कर देंगे और इस तरह वो न सिर्फ तुम्हें सजा देंगे बल्कि वो लू फैमिली वालों को भी सजा देंगे जिन लोगों ने तुम्हें थंडर माउंटेन से आजाद करवाया है। चारू के पास सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि जू फैन उसे कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हमें सजा देंगे या फिर इन चारू को सजा देंगे तो जाओ जाकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लीडर से बात कर लो। ये चारू यहाँ पर लू फैमिली की हेल्प करने के लिए हैं और इन चारों को डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लीडर जिसका नाम जी वूजी है उसी ने इजाजत दी है, उसने इन चारू को यहाँ पर भेजा है ताकि वो लू फैमिली की मदद कर सके। मास्टर फैंगली ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। डीमन स्कीमिंग सेक्टर हमारे टियानजू एम्पायर के गार्डियन सेक्टर्स में से एक सेक्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गार्डियन सेक्टर में से एक बड़ा सेक्टर फैमिली के साथ मिल चुका है। वायलेंट डीमन और बाकी के सभी लोग भी जू फैन की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं बटलर जू फैन क्या ये बात वाकई में सच है, क्या हमारे इस डीमन स्कीमिंग ब्लैक सेक्टर के लीडर ने तुम्हें इजाजत दी है। जू फैन हल्का सा मुस्कुराते हुए उनसे कहता हाँ ये बात वाकई में सच है। ऐसी वो चारों सुनते हैं, वो चारों जल्दी से आपस में सर जोड़ लेते हैं और वहाँ पर आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देती है, जबकि जू फैन सोच रहा होता है हाँ ये बात तो सच है। डीमन स्कीमिंग सेक्टर के मास्टर जी वूजी ने मुझसे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन इन चारों को मेरे साथ रहने की इजाजत उन्होंने नहीं दी। लेकिन अगर जी वूजी को इस बारे में पता चल भी जाता है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। चारों डीमन वहाँ पर आपस में बात करने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब तो उन्हें पता है कि उनका लीडर भी उन्हें कुछ नहीं कहने वाला। वो चारों ही बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, सभी रीजन स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मास्टर फैंगली चिल्लाकर अपने लोगों से कहते हैं सभी लोग जरा होशियार रहना। तो वहाँ पर उनमें से एक वेनरेबल एल्डर को पकड़ लेते हैं और अपने यूनिटी टैक्टिक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और पूरे आसमान को खून से सुरख कर देते हैं। वो उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो उसकी बॉडी से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। बाकी के सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इन चारों एबोमिनेबल डीमंस ने रीजन स्टेट के 30 वेनरेबल एल्डर्स में से एक एल्डर को मार दिया है। मास्टर फैंगली चिल्लाकर बाकी के सारे एल्डर से कहते हैं ये तुम सभी के लिए एक वार्निंग है, ये चारों जब मिलकर अपने यूनिटी टैक्टिक के साथ अटैक करते हैं के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, इसी वजह से तुम सभी लोगों को ज्यादा होशियार रहना होगा इससे पहले कि ये चारों मिलकर तुम्हें अपने जंगल में फंसा लें। कि वो चारों डीमन हंसते हुए से कहते हैं बूढ़े खूसट कहेंगे तुम तो हमारे बारे में जाकर हमारे लीडर को रिपोर्ट करने वाले थे, अब हमें किसी का भी डर नहीं है जबकि हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्टर हमारे पीछे है। अगर तुम सभी लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना हम सभी डिमोनिक हीरोज तुम्हें मार डालेंगे। क्राउन प्रिंस आगे बढ़ते हैं और जू फैन से कहते हैं बटलर जू फैन हमारा लूक लैंड जहाँ पर एक 8वीं बड़ी फैमिली बनने के लिए सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आया है, तुम सभी लोग यहाँ पर किसी की जान नहीं ले सकते, प्लीज ये सब कुछ यहीं पर रोक दो और अपने इन चारों एल्डर्स को जल्दी से वापस बुला लो। तो जू फैन हल्का सा मुस्कुराता और कहता हाँ क्यों नहीं, हम सभी लोग यहाँ पर 8वीं बड़ी फैमिली बनने के लिए आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर टियानजन एम्पायर में 8वीं बड़ी फैमिली बनकर बाकी की सभी फैमिलीज को बैलेंस कर सकें। तो जू फैन मास्टर ली जिंगटियान से कहता है एल्डर ली मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये सारी फाइट स्टार्ट किसने की थी। मास्टर ली से कहते हैं ये मास्टर फैंगली ने स्टार्ट की थी, रीजन स्टेट वालों ने पहले शुरुआत की। जू फैन कहता अब जबकि उन्होंने शुरुआत की थी तो हम सभी लोग यहाँ पर कोई डरपोक तो है नहीं, हम डर कर पीछे नहीं हटने वाले, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। साथ ही जू फैन अपने एल्डर से कहता है एल्डर चलो रेडी हो जाओ, हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। मास्टर ली जिंगटियान जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। मास्टर क्यू और मास्टर जू वो दोनों भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जू फैन खुद भी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। जैसे वो सभी लोग वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं स्टेट वाले काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली सर लेंगवू चेंग कहते हैं ये यहाँ पर क्या हो गया, मैंने तो हांगपू फैंगली से कहा था कि आगे बढ़ो और जाकर इनको थोड़ा सा टीज करो, हम लोग तो इनकी पावर्स को देखना चाहते थे। अगर लू फैमिली वाले डर जाएं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पावरफुल वेलनेबल एल्डर्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये सारी सिचुएशन ये उल्टी हो गई है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये हमारे पर अटैक करने वाले हैं। जू फैन ने तो सारी की सारी सिचुएशन को ही उल्टा कर दिया है और ऊपर से बड़ी घबराने वाली बात ये है कि हमारी तरफ से एक बंदा पहले ही मर चुका है जबकि उनकी तरफ तो अभी कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। यहाँ पर फाइट स्टार्ट भी होती है तो हमारे पास चाहे 30 वेनरेबल एल्डर्स ही क्यों ना हो, उनके एल्डर्स हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पर हमारे लोग ज्यादा मरने वाले हैं। तन लेंगवू चेंग अपने साथियों की तरफ देखते हैं, यानी कि वो हेल वैली की तरफ देखते हैं और साथ ही फिलहाल वालों की तरफ, लेकिन वो लोग उनकी तरफ देख भी नहीं रहे होते। लेंगवू चेंग कहते हैं ये सभी लोग तो बेकार
बीमार है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर हमारी हेल्प करने वाले हैं। इस मुश्किल सिचुएशन में हमें इनके साथ निमटना पड़ेगा। जबकि क्राउन प्रिंस बेचारा खुद भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और सोच रहा होता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये लोग मेरी बात तो नहीं सुनने वाले और ऊपर से डिवाइन ड्रैगन्स वहाँ पर खड़े कर क्या रहे हैं। डिवाइन ड्रैगन्स को यहाँ पर आकर इन सभी की फाइट को रोकना चाहिए। यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। मास्टर हांगपो किंग टियान सर लैंग वुचेंग से कहते हैं सर लैंग वुचेंग प्लीज कुछ करो। लैंग वुचेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। देर सोचने के बाद जू फैन से कहता है बटलर जू फैन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ यहाँ पर करना ठीक रहेगा। हम दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सब का नतीजा क्या निकलने वाला है, एंड रिजल्ट क्या होगा। दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों यहाँ पर अगर आपस में फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तीसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। हमें पता है कि वो तीसरी पार्टी कौन सी है, इसलिए तुम यहाँ पर सब कुछ नहीं खोने वाले किसी तीसरी पार्टी के लिए। जू फैन उसे कहता है सर लैंग वुचेंग आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक बात और भी है। पर मुझ में, आप में और सर जूजी चैंग फेंग हम तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि तुम दोनों के पास सिर्फ दिमाग है, लेकिन मेरे पास दिमाग के साथ साथ पावर भी है। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि बाज़ दफा मेरा दिमाग घूम जाता है और जब मेरा दिमाग घूमता है मैं अपने सामने किसी को भी नहीं छोड़ता और ये बात तुम जानते हो। एसोटेरिक डिबेट में ये सब कुछ देख लिया होगा। लैंग वुचेंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। एसोटेरिक डिबेट में हमने इसका असल चेहरा देखा था। जब इस लड़के का दिमाग घूम जाता है तब ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसने जो कहा है वो कर सकता है। सर लैंग वुचेंग कहते हैं अब जबकि इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि ये किसी भी रूल के साथ बंधा हुआ नहीं है, बंदा यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। मैं इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ पर क्या करने वाला है। सर लैंग वुचेंग कहते हैं तो मुझे इस बात की समझ तो आ गई है कि मैं इस लड़के को और ज्यादा चैलेंज नहीं कर सकता। लैंग वुचेंग हार मान लेते हैं और जू फैन से कहते हैं बटलर जू फैन तो मुझे बताओ कि तुम किस तरह पीछे हटोगे, हमारे पर अटैक नहीं करोगे, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। जू फैन उसे कहता है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, हम लोग चुपचाप पीछे हट जाएंगे, तुम लोगों को बस हमसे माफी मांगना होगी। इंडियन स्टेट के सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। इंडियन स्टेट बाकी की 7 फैमिलीज की हेड है और हम लोग यहाँ पर तुमसे माफी मांगे जो कि एक 3rd क्लास की छोटी फैमिली है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 265 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।